Fine. In this part we'll study about cells of immune system. तो बच्चे आज हम बात करेंगे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में. अगर आपने इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ा हो या मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो तो आपने मे बी यू वंडर कि हम अभी तक जब भी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करें, इम्यूनोलॉजी की बात करें, तो हम मेनली बी सेल्स और टी सेल्स की बात कर रहे हैं, राइट. लेकिन यही अगर हम जाएँ अपनी बेसिक नॉलेज पे तो हम बोलते हैं कि ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. ब्लड के अंदर हमारे पास आरबीसीज हैं, ब्लड के अंदर हमारे पास प्लेटलेट्स हैं एंड हमारे पास हैं डब्ल्यूबीसीज. एंड वी ऑल नो कि डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो हमारे डिफेंस का काम करते हैं. दैट मीन्स दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस. सो द क्वेश्चन इज, अगर दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस, तो वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द डब्ल्यूबीसीज? वाई आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट बी सेल्स एंड टी सेल्स? तो आज हम पढ़ेंगे कि सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में डब्ल्यूबीसीज के कौन कौन से सेल्स का क्या क्या रोल होता है, कौन सा सेल कहाँ पे इन्वॉल्व होता है. तो वी विल लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ओके, तो अगर हम बात करें सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम की, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में आते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज. डब्ल्यूबीसीज ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, बनते कहाँ से हैं? हमारे जितने भी ब्लड के सेल्स हैं, ऑल द सेल्स ऑफ ब्लड आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेमाटोपोइसिस. सो बाय द प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोइसिस हमारे बोन मैरो के अंदर ब्लड के सेल्स बनते हैं और उन्हीं ब्लड के सेल्स में से डब्ल्यूबीसीज भी बनते हैं. तो हेमाटोपोइसिस की स्टार्टिंग होती कहाँ से है? अगर हम देखें बोन मैरो में वी हैव HSC. दैट मीन्स हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल. हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है. ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होता है वो प्लूरिपोटेंट होता है, मतलब उससे बहुत सारे सेल्स बन सकते हैं. जब ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल डिवाइड होता है तो ये दो टाइप के सेल्स बनाता है. एक टाइप के सेल्स तो होते हैं ये खुद ही, ताकि ये सेल्स बार बार बनते रहे और सेल्स बनाते हैं. प्लस यहाँ पे जो दो लाइनेजेस बन रही हैं, वन ऑफ देम इज माइलॉइड प्रोजेनेटर्स एंड द नेक्स्ट वन इज lymphoid progenitor stem cells. माइलॉइड प्रोजेनेटर्स एंड लिम्फॉइड प्रोजेनेटर्स. अब इसमें जो माइलॉइड प्रोजेनेटर्स होंगे उनमें सेल्स बनने स्टार्ट होंगे मेगाकैरियोसाइट. नेक्स्ट हमारे पास इसमें बनेगा इराइथ्रोब्लास्ट के साथ इसमें बनता है मोनोब्लास्ट. उसके अलावा यहाँ पे बनता है माइलोब्लास्ट. सो बेसिकली देखो, बनते तो बहुत सारे सेल्स हैं, क्योंकि ये प्रोजेनेटर के सेल्स के बाद मेगाकैरियोसाइट बनने तक तो ये बहुत सारी सेल्स की स्टेजेस होती है, जिसमें धीरे धीरे करके चेंजेस आते हैं. इवेंचुअली हमारे ब्लड के सेल्स बनते हैं, बट हम डिटेल में वो पढ़ते हैं हेमाटोपोइसिस में सेल्स की सारी स्टेजेस के बारे में. तो यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ रहे हैं प्रिकॉर्सर्स के बारे में. माइलॉइड प्रोजेनेटर्स में कुछ होंगे मेगाकैरियोसाइट, जो दे विल फॉर्म प्लेटलेट्स. मेगाकैरियोसाइट से हमें क्या मिलेगा? प्लेटलेट्स. एराइथ्रोब्लास्ट will result in the formation of RBCs. Monoblast will result in the formation of monocytes. और यही मोनोसाइट्स बाद में जाके मैक्रोफेजेस में भी कन्वर्ट होते हैं. एंड माइलोब्लास्ट विल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्युलोसाइट. और जब हम बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट की, आई होप यू मस्ट बी नोइंग कि हमारी बॉडी में जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, मतलब जो डब्ल्यूबीसीज जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, दोज आर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. इसके अलावा अब हम अगर बात करें लिम्फॉइड प्रोजेनेटर की, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से जो हमें सेल्स मिलेंगे वो सेल्स बेसिकली होंगे टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड NK सेल्स, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स. सो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि हमारे इम्यून सिस्टम में सेल्स कौन कौन से इन्वॉल्व है. बोन मैरो के अंदर हेमाटोपोइसिस हो रहा है, उससे बनते हैं माइलॉइड सीरीज और लिम्फॉइड सीरीज. माइलॉइड सीरीज में हमारे पास जितने भी प्लेटलेट, RBC, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, all these are formed through myeloid progenitors. And lymphoid progenitors are formed by T lymphocytes, B lymphocytes and NK cells will be formed through lymphoid progenitors. अब उसके बाद बात करते हैं, तो मतलब अगर आप देखो, देयर आर नियरली 10 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज विच आर इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम. क्योंकि न्यूट्रोफिल हो गए, इओसिनोफिल हो गए, बेसोफिल हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, NK सेल्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. आगे आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट्स के भी फर्दर वेरिएशंस होते हैं. टी हेल्पर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. बी सेल्स में भी फर्दर इफेक्टर मेमोरी सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं. उसके अलावा भी मैक्रोफेजेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज डेंड्रिटिक सेल्स,
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, ये सब मिलकर क्या करते हैं, दे ऑल हेल्प इन एंटीजन प्रेजेंटेशन. तो ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं. तो अगर हम बात करें, हमें ये पता चल गया कि इतने सारे सेल्स इन्वॉल्व है, हमें ये पता चल गया कि ये अलग अलग प्रोजेनेटर से बनते हैं, इनमें डिविजन होते हैं, लेकिन हाउ आर दे रिलेटेड? वाई आर वी ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम टॉकिंग अबाउट बी एंड टी लिम्फोसाइट? सिर्फ लिम्फोसाइट सीरीज की बात हम ज़्यादातर क्यों कर रहे होते हैं? तो अगर आप यहाँ पे देखो, जितनी भी हमारी इनेट इम्यूनिटी है, मतलब जो हमारी प्राइमरी इम्यूनिटी है, वहाँ पे सारे इन्वॉल्व होते हैं हमारे मास्ट सेल, बेसोफिल, ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, एनके सेल्स. ठीक है. उसके बाद इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी में कुछ सेल्स हैं जो कॉमन है, जो दोनों में पार्ट करें, लेकिन मेनली जैसे मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, दे आर मेनली इन्वॉल्व इन इनेट इम्यूनिटी. तो ये इनेट में भी काम करते हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस का जो काम है, एंटीजन प्रेजेंटेशन का जो काम है, ये इनेट इम्यूनिटी के थ्रू होना शुरू होगा. और जब एंटीजन प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो उसके बाद हमारा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. और वंस द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड, तो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में मेनली काम हमारा किसका है, बी सेल्स का और टी सेल्स का. अगर आपने वीडियो देखी होगी जिसमें हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि इनेट इम्यूनिटी हमारा प्राइमरी डिफेंस सिस्टम होता है. मतलब कि इट इन्वॉल्व द फिजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल बैरियर, जहाँ पे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, बॉडी टेम्परेचर, पीएच, ये सारे फैक्टर्स हैं जो पैथोजन को बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं. लेकिन स्टिल अगर ये पैथोजन्स बॉडी के अंदर एंटर कर गए, तब फिर क्या होगा? तब तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखो, ये पैथोजन्स का हमें पीछे एक ट्राइंगल दिखाया हुआ है पिंक कलर का. पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे यहीं पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. सेकंड डिफेंस हमें मिलता है इनेट इम्यूनिटी से. इनेट इम्यूनिटी जो होती है हमारी नेचुरल इम्यूनिटी, बाय बर्थ इम्यूनिटी. तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, डेंड्रिटिक सेल, नेचुरल किलर सेल्स, दीज ऑल सेल्स आर मेनली इन्वॉल्व इन इनेट इम्यूनिटी. और उसके बाद जब इनेट इम्यूनिटी को भी, उस बैरियर को भी क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद भी बैक्टीरिया या पैथोजन या वायरसेस जो हैं, दे आर गेटिंग, या मतलब दे आर गिविंग डिजीजेस, दे आर प्रोवाइडिंग हार्म टू आवर बॉडी. तब जब एंटीजन प्रेजेंटेशन बेसिकली हो जाती है, उसके बाद एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी की सेल्स, विच आर बेसिकली लिम्फोसाइट. चाहे वो नेव सेल्स हो, प्लाज्मा सेल्स हो, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हो, टी हेल्पर सेल्स हो, तो बेसिकली वहाँ पे हमारे आ जाते हैं टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहे हैं. दिस इज अ बेसिक पिक्चर, जहाँ हमने डिस्कस कर लिया कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है, एक तो ये सेल्फ रिन्यूइंग होता है, प्लस इससे माइलॉइड और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर्स बनते हैं. लिम्फॉइड प्रोजेनेटर्स से हमें मिलेंगे टी सेल्स, बी सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स. माइलॉइड प्रोजेनेटर से हमें मिलेंगे मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, इराइथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स एंड डेंड्रिटिक सेल. डेंड्रिटिक सेल्स बेसिकली एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है जिससे सेल्स में वेरिएशन आ जाती है. तो ये माइलॉइड से भी बनते हैं और लिम्फॉइड से भी बनते हैं. दिस अगेन इज द सेम थिंग, जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल दिख रहे हैं कि हमारे इन्नेट इम्यूनिटी में कौन से सेल इन्वॉल्व हैं और हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी में कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज सेल वन बाय वन इन अ लिटिल डिटेल. तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ग्रैन्युलोसाइट्स. और ग्रैन्युलोसाइट में हमारा फर्स्ट सेल कौन सा है? न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल को PMN भी बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. तो ये बेसिकली क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है उसकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा वेरिंग होती है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं. अगर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल की, तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 50 to 70% ऑफ WBCs. हमारे जितने भी WBCs हैं उनमें से 50 to 70% जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं. इनकी जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस हैज़ 3 to 6 लोब्स. हमें बहुत सारे न्यूट्रोफिल देखने के लिए मिलेंगे जिनमें 3 लोब होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होगी, किसी में 6 होगी. इसी वजह से इन्हें PMNs, दैट मीन्स पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है. इनका नाम न्यूट्रोफिल क्यों है? इनका नाम न्यूट्रोफिल इसलिए है बिकॉज दे टेक द एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाई. ये एसिडिक और बेसिक डाई दोनों से स्टेन हो जाते हैं, दोनों के कलर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें एसिडिक और बेसिक दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा कि ये जो है ग्रैन्युलोसाइट्स है. तो बेसिकली ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या है कि इनके जो ग्रैन्यूल्स हैं, दे हैव ग्रैन्यूल्स, और ये ग्रैन्यूल्स ही होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों डाई के कलर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं. न्यूट्रोफिल्स ना बेसिकली अगर हम बहुत स्पेसिफिक होकर बात करें तो ये काम करते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट. अगर कभी भी किसी की WBCs में या आप CBCs करवाते हैं और उसमें न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ा हुआ है, तो उसका पहला इंडिकेशन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन. फाइन. ये इसके अलावा इन्फ्लेमेशन साइट पे एक्ट करते हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प, दे ऑल्सो परफॉर्म फैगोसाइटोसिस. ये फैगोसाइटोसिस भी करते हैं. दो हमें आपको ये चीज़ पता होगी कि फैगोसाइटोसिस में जब हम बात करते हैं तो मेनली बात करते हैं मैक्रोफेजेस की. मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, ईओसिनोफिल्स भी फैगोसाइटोसिस करते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेल्स के पास जिनका नाम है ईओसिनोफिल्स. सो
द नेक्स्ट कैटेगरीज eosinophils, दीज आर ऑल्सो ग्रैन्युलोसाइट्स, ये भी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। इनका जो परसेंटेज होता है वो हमारी बॉडी में उतना ज़्यादा नहीं होता, दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 2 to 4% ऑफ WBCs का सिर्फ ये 2 to 4% होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बायलोब्ड होता है। बायलोब्ड का मतलब है उसके 2 ही लोब्स होते हैं, और 2 ही लोब्स हैं तो बेसिकली इट इज़ यू शेप्ड, ज़्यादातर हमें यू शेप में। लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड पिक्चर नहीं है कि आपको एक ही टाइप का सेल देखने के लिए मिलेगा, यू कैन सी वेरियस टाइप, उसमें भी हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। इनके अगर हम ग्रैन्यूल्स की बात करें तो इनके जो ग्रैन्यूल्स हैं, ग्रैन्यूल्स टेक द स्टेन ऑफ एसिडिक डाई। ग्रैन्यूल्स एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं, इसलिए इसका नाम है इओसिनोफिल, दैट मीन्स एसिडोफिलिक। तो इनका जब हम स्टेनिंग करेंगे, ग्रैन्यूल्स में जो स्टेन हमें देखने के लिए मिलेगा वो या तो ब्रिक रेड कलर के मिलेंगे या फिर क्रिम्सन कलर के। दिस इज़ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप में एक किसी स्मेयर को ऑब्जर्व करते हैं तो कभी न्यूक्लियस के साथ साथ ग्रैन्यूल्स के स्टेन बहुत, मतलब ग्रैन्यूल्स का जो कलर होता है, स्टेनिंग का जो कलर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि विच टाइप ऑफ WBC इज दिस। दी सेल्स पर्टिकली गेट एक्टिवेटेड, तो ये सेल्स की अगर हम बात करें ये पर्टिकली एक्टिवेट होते हैं इन पैरासिटिक इन्फेक्शन। अगर किसी की बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन है, लाइक वर्म्स वगैरह की प्रॉब्लम है, उस केस में हमारे जो इओसिनोफिल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। अगेन ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन ये फैगोसाइटोसिस कब करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस के लिए एक्टिवेट होते हैं बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जब एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उस केस में ये काम करना शुरू करते हैं। इओसिनोफिल की एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ये दीज एक्टिवेट इन एलर्जीज एज वेल। एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं तो उस टाइम में भी हमारी बॉडी में इओसिनोफिल्स मेनली काम करते हैं। एज आई टोल्ड यू, बैक्टीरिया के केस में न्यूट्रोफिल्स काम करेंगे, एलर्जी के केस में, पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में, इस केस में काम करेंगे इओसिनोफिल। नेक्स्ट ग्रैन्युलोसाइट जो है वो हमारा है बेसोफिल। तो लेट अस टॉक अबाउट बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का जो नंबर है वो हमारी बॉडी में बहुत कम होता है, तो दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 0.5% to 1% ऑफ WBCs। इनका परसेंटेज बहुत कम है। उसके अलावा इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, मतलब उसके नंबर ऑफ लोब्स फिक्स नहीं है। उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म कंटेन्स लार्ज ग्रैन्यूल, साइटोप्लाज्म हैज़ लार्ज ग्रैन्यूल्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है बेसोफिल का। 0.5 to 1% बोल रहे हैं, कभी कभी बेसोफिल 0 तक भी चले जाते हैं, बट दैट ऑल्सो इज एट टाइम्स फाइन। इनके लार्ज एंड कोर्स ग्रैन्यूल्स हैं, और ग्रैन्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हिस्टामाइन, हेपारिन एट्सेट्रा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली कि इनके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो हिस्टामिन कंटेनिंग है, एंड इनका नाम बेसिक है क्योंकि ग्रैन्यूल्स आर स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। ग्रैन्यूल्स जो है वो बेसिक डाइज का स्टेन कैरी करते हैं। अगर हम बात करें ना हिस्टामिन की, तो हिस्टामिन का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, इट इज़ अ वेरी एक्टिव मेडिएटर। ये क्या करता है, जहाँ पे भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होना स्टार्ट होगा, बहुत बार आपने शायद कई जगह पे ये चीज़ पढ़ी होगी, जो एंटी एलर्जिक होती है उनके अंदर एंटी हिस्टामिन्स होते हैं, या आपने पढ़ा होगा कि बेसोफिल्स जो होते हैं उनके ग्रैन्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। तो इनके ग्रैन्यूल से जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र WBCs टू द इन्फेक्टेड एरियाज। इन्फेक्टेड एरियाज पे WBCs का माइग्रेशन होना जो शुरू होता है, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, बेसोफिल्स का। अगर हम यहाँ पे एक पिक्चर देखें, न्यूट्रोफिल्स जैसे यहाँ पे 3 लोब नज़र आ रहे हैं, इओसिनोफिल का अगर आप देखो तो एक बाइलोब नज़र आ रहा है, बेसोफिल मल्टी लोब टाइप है। इसके एग्जैक्ट लोब, जैसे इसमें इतने क्लियर लोब्स हैं। अब मान लो अगर आप कोई माइक्रोस्कोपिक कोई स्मीयर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन जो मेन डिफ्रेंशिएशन पॉइंट होते हैं वो इनके साइटोप्लाज्म का कलर होता है, वो जो मेन डिफ्रेंशिएशन पॉइंट होते हैं वो इनके ग्रैन्यूल्स का साइज होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एओसिनोफिल को तो हम इजीली न्यूट्रोफिल और बेसोफिल के कंपैरेटिवली रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि एओसिनोफिल एसिडोफिलिक होती है, तो वो लाइटिश पिंक, रेडिश, ऑरेंज इस टिन का साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन बेसोफिल और न्यूट्रोफिल में ब्लूइश साइटोप्लाज्म होता है। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती हैं 2 चीज़ें। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है ग्रैन्यूल्स। न्यूट्रोफिल के ग्रैन्यूल्स फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं, लेकिन जो बेसोफिल्स होते हैं उसके कोर्स और थोड़े बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको परसेंटेज याद रखना पड़ेगा बेटा। अगर आप परसेंटेज पे फोकस करो, न्यूट्रोफिल नियरली कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं 50 to 70%, बेसोफिल्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0.5 to 1%। तो जब आप एक स्मीयर ऑब्जर्व करोगे और आपको बहुत सारे सेल्स नजर आ रहे हैं जिनका ब्लूइश साइटोप्लाज्म है, तो ज़्यादातर वो कौन से सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं। बेसोफिल्स की परसेंटेज बहुत रेयर होती है, वो सिर्फ किन्हीं किन्हीं डिजीज कंडीशन में बेसोफिल बहुत बढ़ते हैं, लेकिन वो इतने नहीं बढ़ सकते जितने न्यूट्रोफिल है। 1% या 2% पे आ जाएंगे, 5-7% तक आ जाएंगे इन द सीवियर डिजीजेस, लेकिन 50 या 70% तक बढ़ने का तो देयर इज नो चांस। सो दिस वॉज अबाउट ग्रैन्युलोसाइट्स। सो अब अगर हम बात करते हैं
ए ग्रैन्युलोसाइट्स की, द नेक्स्ट सेल्स आर ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अगर हम बात करें ए ग्रैन्युलोसाइट्स की, तो इसमें हमारे पास दो सेल्स आ जाते हैं। एक हमारे पास आते हैं मोनोसाइट्स एंड द सेकेंड वन इज लिम्फोसाइट। मोनोसाइट हमें मिलते हैं माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से, मोनोब्लास्ट से, और ये हमें मिलते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल से। लिम्फोसाइट के बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, अभी वील बिगिन विद मोनोसाइट। तो अगर हम मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, मोनोसाइट्स के बारे में, सो मोनोसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट 3% to 8% ऑफ WBCs। जितने भी हमारे WBCs हैं उनमें से मोनोसाइट का परसेंटेज है 3 to 8%। मोनोसाइट के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे करेक्टरिस्टिक बात, दैट इज दीज आर द लार्जेस्ट WBCs। ये WBCs में से हमारे जितने भी ग्रैन्युलोसाइट्स और ये ग्रैन्युलोसाइट, मतलब अगर हम मैक्रोफेजेस को छोड़ देते हैं, तो दीज आर द लार्जेस्ट सेल्स। इनका जो साइज़ होता है दैट इज़ नियरली 18 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका 18 माइक्रोमीटर डायमीटर में, जो हम न्यूट्रोफिल्स वगैरह देखते हैं दैट रेंज फ्रॉम 11 to 12 माइक्रोमीटर, उनका ये रेंज रहता है। तो ये सेल्स बहुत बड़े हैं। अब क्योंकि ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, तो दैट मीन्स दे लैक ग्रैन्यूल्स। इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो लाइट ब्लू कलर का स्टेन पिक करता है। तो द साइटोप्लाज्म टेक्स लाइट ब्लू स्टेन। तो हमें माइक्रोस्कोप में बहुत इजीली, क्योंकि पहली बात तो ये सबसे बड़े सेल्स हैं, तो हमें बहुत इजीली नज़र आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड, या हम बोल सकते हैं यू शेप्ड। न्यूक्लियस किडनी शेप होगा या यू शेप होगा, समथिंग लाइक दिस। लेकिन अब देखो, या कोई भी चीज़ हमें एकदम पिक्चर परफेक्ट तो मिलने नहीं वाली। कोई ऐसा है नहीं कि एक टाइप का न्यूक्लियस बना है सारे उसकी फोटोकॉपी होंगे, दैट इज़ नॉट सो। तो बहुत बार अब ये हमें बाइलोब्ड भी लग सकता है। अगर ये हमें बाइलोब्ड लग रहा है, हम इसको बेसोफिल के साथ भी कंफ्यूज कर सकते हैं, या कभी कभी हम इसको किसी और सेल के साथ भी कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बाकी चीज़ें, बाकी फीचर्स हमें हेल्प करेंगे कि इस सेल का ओवरऑल साइज लार्ज है, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये कोई भी ग्रैन्युलोसाइट नहीं हो सकता। इसका साइटोप्लाज्म लाइट ब्लू कलर का, मतलब स्काई ब्लू कलर का है, जो कि किसी भी ग्रैन्युलोसाइट का नहीं होता। तो ये सारे जो हमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, ये सारे हमें हेल्प करेंगे स्टेनिंग के टाइम पे या किसी स्मीयर को ऑब्जर्व करने के टाइम पे। अब मैक्रोफेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई। मैक्रोफेजेस का नाम हम बहुत जगह पे पढ़ते हैं। दे आर मेनली इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में तो इनका बहुत ज़्यादा काम है। उसके अलावा मैक्रोफेजेस का क्या काम, सॉरी मोनोसाइट्स का क्या काम है। मोनोसाइट्स अगर निकल के ब्लड स्ट्रीम से निकल के अगर ये टिश्यू में या टिश्यू फ्लूइड में या सेल्स के अंदर एंटर करना शुरू कर दें, तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और डिफ्रेंशिएट होकर बनाएंगे ये मैक्रोफेजेस। दे विल डेवलप इनटू मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स। तो ये बनाएंगे मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल। तो अब बात आती है, बेसिकली मैक्रोफेजेस ट्रांसफॉर्म हो गए डेंड्रिटिक सेल्स, सॉरी मोनोसाइट्स ट्रांसफॉर्म हो गए मैक्रोफेजेस में या डेंड्रिटिक सेल्स में। द प्रोसेस ऑफ दिस कन्वर्जन इज नॉट अ सिंगल स्टेप और जस्ट कि मोनोसाइट ब्लड स्ट्रीम से निकले, टिश्यू के अंदर एंटर हो गए, वो मैक्रोफेजेस बन गए। नो, इट इज़ अ 10-fold प्रोसेस। मतलब इसमें बहुत सारे चेंजेस मोनोसाइट्स के अंदर आते हैं विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोफेजेस। So in the next part, we'll continue with the other cells because otherwise it will be too lengthy to explain all the things in one video and the video will be very long. So हमारे जो बाकी cells बचे हैं which are मोनोसाइट्स के बारे में। मोनोसाइट्स किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेजेस में, उसके अलावा जो हमने पढ़ना है लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स में ऑल द सेल्स लाइक टी सेल्स, बी सेल्स, NK सेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पढ़ना है डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में। वी विल स्टडी दैट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। होप यहाँ तक का वीडियो आपको थोड़ा यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मे बी इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।